जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रताप एकेडमी के डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अंकित सिंह राणा और आप सभी को पता है हमने सामान्य ज्ञान यानी जीके और सामान्य विज्ञान यानी साइंस के मॉक टेस्ट की सीरीज है जो शुरू कर रखी है। 5 टेस्ट हो चुके हैं साइंस के भी और आज 5वां टेस्ट हम करेंगे सामान्य ज्ञान का। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टेस्ट। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, ठीक है ना। और जो पिछले टेस्ट हैं वो आप जाके दे सकते हैं, चैनल में जाओ, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। जो जीके के टेस्ट हैं वो अलग रखे हैं और जो आपकी साइंस के टेस्ट हैं वो अलग रखे हैं। और स्टूडेंट काफी बोल रहे थे कि सर मैथ की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो भाई मैथ की क्लासेस भी हमने शुरू कर दी है। कल मैथ की पहली क्लासेस जो डाल दी गई है, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी तक कि आपको कैसी लगी। आपने नीचे कमेंट करके नहीं बताया, वीडियो देख लिया सबने पर कमेंट करके नहीं बताया। तो आपने पहले तो आपने बताना है कि उस सीरीज को हम कंटिन्यू रखें या ना रखें, ठीक है ना। हम आपको चैप्टर वाइज मैथ कराएं या सीधा मॉक टेस्ट लेके आए मैथ का, वो भी आपने बताना है, ठीक है ना। तो चलो फिर जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। बाकी ये आप सभी को पता है, ये हमारी टीम का नंबर है। फ्री पीडीएफ और या फ्री स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे जय हिंद और अपना नाम लिख के जरूर सेंड करें, ठीक है ना। और साथ में सिटी भी लिख दें ताकि हमें पता लगे हमारी पहुंच या हमारा चैनल कहां तक पहुंच चुका है, ठीक है। और इंस्टाग्राम अगर यूज करते हो, डेफिनेटली आप पक्का यूज करते होंगे, तो फॉलो जरूर कर लें भाई, ठीक है ना। और स्टोरीज वगैरह चेक करता रहे करें, ठीक है ना। तो चलो फिर फटाफट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहां पर है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम आपने बताना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दिल्ली, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम है वो कहां पर है? दिल्ली में है। और इसके अलावा एक स्टेडियम आप और याद रख सकते हो, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है जयपुर, है ना, तो जयपुर में आप स्टेडियम याद रख सकते हो सवाई मान सिंह स्टेडियम। कौन सा? सवाई मान सिंह स्टेडियम, ठीक है ना। सवाई मान सिंह स्टेडियम आप याद रख सकते हो, ठीक है। सवाई मान सिंह स्टेडियम आप जयपुर में याद रख सकते हो, ठीक है। और बाकी इसके अलावा हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड। मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है जो, वो हम 29 अगस्त को हर साल मनाते हैं। 29 अगस्त को हर साल मनाते हैं और इस दिन हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स डे हम हर साल 29 अगस्त को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। और मेजर ध्यानचंद जो है इन्हें हम, आप सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, हॉकी का जादूगर भी बोलते हैं। हॉकी का जादूगर, ठीक है ना। हॉकी का जादूगर भी बोलते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है अगर एक बार बॉल हॉकी की इनकी हॉकी स्टिक के साथ चिपक गई फिर वो उतरती ही नहीं थी, ठीक है ना। एक बार इनके पास बॉल चली गई, बस समझो वो बॉल इनकी हॉकी स्टिक के साथ चिपक गई। इसलिए कई बार चलते मैच में इनकी हॉकी भी बदलवाई है, दूसरी टीम वालों ने हॉकी तुड़वाई भी है, चेक कराया है कि इसमें कभी चुंबक वगैरह तो नहीं है या कुछ और चिपकने वाली चीज तो नहीं लगा रखी, ऐसा काफी बार हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखना है आपने मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। नेक्स्ट, और एक बात और याद रखनी है, हमारे देश का जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है ना, खेल सम्मान जो है सबसे बड़ा, वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही कर दिया गया है। पहले वो था राजीव गांधी खेल रत्न, अब उसका नाम बदल कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है ना, या ध्यानचंद खेल रत्न। तो याद रखना है भारत का जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, किस शासक ने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? वो कौन थे? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। और चलो फिर राइट आंसर हम देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का संस्थापक उन्हें कहा जाता है। और वो क्या थे? वो चाणक्य की मदद से उन्होंने नंद वंश का खात्मा किया और नंद वंश के खात्मा करने के बाद वो मगध के साम्राज्य का वो राजा बने, या मगध का जो साम्राज्य है उनके कंट्रोल में आया, ठीक है। और पूरे पूरे उत्तर भारत में उन्होंने रूल किया, मतलब अपना जो साम्राज्य था वो बिहार से अफगानिस्तान और इधर कर्नाटका तक उन्होंने फैलाया मगध साम्राज्य को, ठीक है ना। और बाद में जब उनका अंतिम समय आया तब उन्होंने जैन धर्म था जो वो अपना लिया। और जैन धर्म में जैसे फिर जो जैन धर्म के मुनि वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो प्राण त्यागने की उनकी विधि होती है ना, वो बड़ी मतलब खतरनाक होती है एक तरह से, ठीक है। वो क्या करते हैं, जैसे जैसे उनको 5 रोटी की भूख है ना तो वो 4 खाएंगे,
फिर जब शरीर को 4 की आदत पड़ जाएगी फिर वो 3 कर देंगे, 3 की आदत पड़ जाएगी 2 कर देंगे। ऐसे करते 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 हौली 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 वो क्या करेंगे, अपना जो एक तरह से प्राण है ना वो त्याग देंगे। मतलब एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो रोटी खाना ही बंद कर देंगे और हौली हौली उनका जो शरीर है वो कमजोर होता चले जाएगा और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी खतरनाक विधि है, और उसी विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने प्राण त्यागे थे, कहाँ, कर्नाटका में, ठीक है ना, कर्नाटका याद रखना है अपने, कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट के बारे में सभी को पता है ना, कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी क्या है, बेंगलोर। बेंगलुरु राजधानी कर्नाटका की है, ठीक है ना, बेंगलुरु। ओके, और बस बाकी चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का था उसका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के लड़के का नाम था सम्राट अशोक। ठीक है, तो ये 3 ही जो राजे हैं मौर्य वंश के, जो सबसे ज्यादा फेमस है, ये अपने याद रखने हैं। नेक्स्ट, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया? ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो बंगाल था, बंगाल को मुगलों से अलग करके एक अलग राज्य बना दिया, ठीक है, एक अलग देश या एक अपना अलग साम्राज्य किसने स्थापित किया? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है इसका ए, मुर्शद कुली खान। ठीक है, मुर्शद कुली खान बंगाल के पहले नवाब थे, याद रखना है अपने। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि बंगाल के पहले नवाब कौन थे? मुर्शद कुली खान। या बंगाल को स्वतंत्र किसने किया? मुर्शिद कुली खान। या बंगाल को मुगलों से अलग किसने किया? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, या बंगाल में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खान ने। ओके, यहां पे एक ऑप्शन आप देखो, सादत खान। ठीक है ना, सादत खान। तो सादत खान से आपने याद रखना है, जैसे ये बंगाल को मुगलों से अलग किया मुर्शिद कुली खान ने, ऐसे ही अवध, ठीक है ना, अवध। अवध कहां पे है? उत्तर प्रदेश का जो रीजन है अवध, उत्तर प्रदेश का इलाका है अवध। अवध को मुगलों से अलग किसने किया? सादत खान ने। या अवध का पहला नवाब कौन था? सादत खान। अवध को स्वतंत्र राज्य किसने घोषित किया? सादत खान। तो ये 2 व्यक्तियों के नाम आपने याद रखने हैं, मुर्शिद कुली खान बंगाल और सादत खान अवध। ठीक है, नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी कहां का शासक था? तो मोहम्मद गोरी के बारे में आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अफगानिस्तान, इराक, पर्शिया या तुर्की? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, अफगानिस्तान। ठीक है ना, जो मोहम्मद गोरी था वो अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है ना, और मोहम्मद गोरी के बारे में आपने याद रखना है कि मोहम्मद गोरी ने भारत में वैसे तो युद्ध काफी लड़े हैं, बट जो आपके आर्मी एग्जाम से रिलेटेड हैं, आपने 2 ही युद्ध याद रखने हैं। तराइन का पहला युद्ध, ठीक है, और तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। ठीक है ना, पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है। ठीक है, कौन हराता है? सम्राट पृथ्वीराज चौहान उनको हरा देते हैं। ठीक है ना, तो सम्राट पृथ्वीराज, या यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पृथ्वीराज चौहान ने उनको हराया। ठीक है, फिर दूसरा युद्ध होता है तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं, यानी इसमें कौन जीतता है? मोहम्मद गोरी। ठीक है ना, तो ये 2 युद्ध आपने याद रखने हैं। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, और दोनों युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान में हुए हैं। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीतता है और दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी जीतता है। ठीक है, नेक्स्ट, अफगानिस्तान के बारे में आपने याद रखना है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। ठीक है ना, काबुल। नेक्स्ट, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ठीक है ना, तो ये बताना है बेसिकली कि चोल राजाओं का कौन सा धर्म था। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध या वैष्णव धर्म। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, शैव धर्म। शैव धर्म वो धर्म वाले लोग होते हैं जो शिव की उपासना करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, वो शैव होते हैं। और जो विष्णु और विष्णु के अवतारों की पूजा करते हैं वो वैष्णव होते हैं। ठीक है ना, तो वैष्णव कौन है? जो विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु और विष्णु के अवतार। विष्णु के अवतार जैसे भगवान राम हो गए, कृष्ण जी हो गए, परशुराम जी हो गए, ठीक है ना, गौतम बुद्ध जी हो गए। ठीक है, ये जैसे विष्णु के अवतार हैं, तो इनकी पूजा करने वाले वैष्णव होते हैं। और जो शिव की पूजा करते हैं वो शैव होते हैं। और जो दुर्गा और दुर्गा के अवतारों की या पार्वती की पूजा करते हैं वो शक्ति धर्म वाले होते हैं। ठीक है ना, और इन तीनों को मिलाकर ही हिंदू धर्म है जो वो
रखा गया है, उसका नाम यह बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? तो अष्टदिग्गज आपने बताना है, और यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, ठीक है ना, अष्टदिग्गज, दिग्गज लिखा जाएगा यहाँ पे, अष्ट दिग्गज, ठीक है, अष्टदिग्गज। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अपने वीडियो पॉज करके, और इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय इसका राइट आंसर है। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु भाषा के बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते थे, बहुत बड़े बड़े कवि रहते थे, राइटर, ठीक है ना, और उनको ही अष्टदिग्गज है जो वो बोला जाता था। ठीक है ना, 8 तेलुगु भाषा के, याद रखना है, 8 तेलुगु भाषा के। तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है आज के टाइम में? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। तो 8 तेलुगु भाषा के बड़े बड़े कवि थे जो वो यहाँ पे रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। और कृष्णदेव राय कौन से साम्राज्य का राजा था, या आप बोल सकते हो उसको विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य का राजा था कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय का बारे में एक पॉइंट आपने और याद रखना है कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय के दरबार में जैसे 8 कवि रहते थे तेलुगु भाषा के, ठीक है ना, वो तो याद रखना ही रखना है। इसके अलावा आपने एक पॉइंट ये याद रखना है कि इसके दरबार में रहता था तेनाली रामा, तेनाली, ठीक है, तेनाली रामा, जो इसका बहुत ज्यादा खास था, बहुत बड़ा विद्वान था। जैसे हम बोलते हैं ना कि अकबर के साथ हमेशा कौन रहता था? बीरबल, अकबर बीरबल बोलते हैं ना साथ में, तो ऐसे ही कृष्णदेव राय और तेनाली रामा बोला जाता है, कृष्णदेव राय और तेनाली रामा बोला जाता है, ठीक है ना। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी, हम्पी, और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, मणि का बत्रा, कोई पीछे क्वेश्चन तो नहीं रहा? नहीं। मणि का बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मणि का बत्रा के बारे में आपने बताना है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है टेबल टेनिस, ठीक है। मणि का बत्रा के बारे में याद रखना है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। और ये क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में भी, और जितने एग्जाम पिछले 1-1.5 साल में हुए हैं, आर्मी का तो नहीं हुआ है अभी, पर पिछले 1 या 2 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में लगभग ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मणि का बत्रा के बारे में याद रखना है सभी ने, टेबल टेनिस से ये खिलाड़ी है, ठीक है ना। और कोई भी खिलाड़ी अगर न्यूज में रहता है, आप उसका जो खेल है वो जरूर याद रखें। आर्मी में एक क्वेश्चन खेल के ऊपर डेफिनेटली पूछा जाता है। आप पिछले एग्जाम में है जो उठा के देख सकते हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किसने कराया? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। और राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है डी, अकबर, ठीक है ना। क्योंकि फतेहपुर सीकरी अगर कुछ भी पूछे फतेहपुर सीकरी से, सबका आंसर अकबर ही होगा। आंखें मीच के अकबर लगा देना है। फतेहपुर सीकरी के बारे में कुछ भी पूछे, फतेहपुर सीकरी ही किसने बसाई है? अकबर ने, ठीक है ना। और फतेहपुर सीकरी के बारे में एक बात आपने याद रखनी है, फतेहपुर सीकरी में आपको मिलेगा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, बुलंद दरवाजा, ये आपको कहां मिलेगा? फतेहपुर सीकरी में मिलेगा बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा के बारे में आपने याद रखना है, ये एशिया महाद्वीप का, एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा है, ठीक है ना, सबसे बड़ा दरवाजा है एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा, ठीक है ना, एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा है बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा भी किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? क्योंकि उसने गुजरात पर विजय पाई थी, गुजरात पर विजय की खुशी में, विजय की खुशी में, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट हैं जो आप याद रख सकते हो। ओके, फतेहपुर सीकरी है आगरा के पास, और आगरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ताजमहल वहां पे आपको मिलेगा। आगरा जो था वो मुगलों की राजधानी भी थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद जो थे वो मुस्लिम धर्म, जो इस्लाम धर्म है उसके संस्थापक थे, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव जी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध जी, ठीक है ना। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभनाथ जी, ठीक है ना। तो ऐसे ही मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक हैं उन्हें हम बोलते हैं हजरत मोहम्मद जी बोल देते हैं, या पैगंबर मोहम्मद
बोल देते हैं, ठीक है ना। तो उनके जन्मदिन पर एक त्योहार मनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ईद उल मिलाद, ठीक है ना, ईद उल मिलाद, ठीक है। ईद तो सभी त्योहार के नाम से ईद जुड़ा हुआ है, आपने प्रॉपर याद रखना है, ईद उल मिलाद, ठीक है ना, ईद उल मिलाद मनाया जाता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता थी, ये आपने बताना है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कैसी थी। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ग्रामीण, शहरी, मिश्रित या इनमें से कोई भी नहीं। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है ना, क्योंकि हमें वहां से जितने भी शहर मिले हैं, जितनी भी साइटें वहां से खुदाई में मिली हैं, वो सारी के सारे एक बहुत बड़े बड़े नगर थे, शहर थे, ठीक है ना। और जैसे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ क्लियर है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ फैक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा शहर है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, ये आपको हरियाणा में मिलेगा, ठीक है ना, राखीगढ़ी। और पहले मोहनजोदारो को माना जाता था, बट अब मोहनजोदारो नहीं है। बुक्स वगैरह में मोहनजोदारो है और कुछ यूट्यूब वाले, कुछ अकेडमी वाले मोहनजोदारो ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, बट मोहनजोदाड़ो नहीं है इस टाइम, राखीगढ़ी है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो की खुदाई को बंद हुए काफी साल हो चुके हैं और राखीगढ़ी बिल्कुल नया शहर है, वहां पे खुदाई आज भी, ठीक है, आज भी अभी भी चल रही है। ओके, तो वो मोहनजोदाड़ो से भी बड़ा शहर है जो अब तक खोजा गया है, वो है राखीगढ़ी, याद रखना है अपने, ठीक है, हरियाणा में है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया था, तो वो था हड़प्पा, ठीक है ना, हड़प्पा शहर सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है, याद रखना है आपने, ठीक है जी। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, ये आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, जो सबसे पहला शहर खोजा गया था हड़प्पा, वो किसने खोजा था? ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, तो मेरे को उम्मीद है कि वो आपको क्वेश्चन आता होगा, ठीक है ना। तो आपने कमेंट करके मेरे को बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। ओके, नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के से लगती है, किस देश से लगती है, ठीक है ना, ये आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, बांग्लादेश, ठीक है ना। हमारा बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लगता है वो लगभग 4096 किलोमीटर है और ये भारत का सबसे लंबा बॉर्डर है किसी देश के साथ, ठीक है ना। सबसे लंबा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है। और अगर सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा हमारा लगता है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर का बॉर्डर है जो वो लगता है। तो ये 2 पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है वहां पे हमारी बीएसएफ तैनात रहती है, बीएसएफ, ठीक है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और उस बॉर्डर का क्या नाम है? देखो, वो जो बॉर्डर है, पहले जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश जो था उसका पुराना नाम क्या था? बांग्लादेश का पुराना नाम था पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है ना, पूर्वी पाक। बट और आपने ये भी, आपको ये पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है वो किसने बनाया था? रेड क्लिफ ने, ठीक है ना, किसने बनाया था? रेड क्लिफ ने बनाया था। तो पाकिस्तान पहले 2 बने थे, ठीक है ना, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में क्या होता है कि पूर्वी और पश्चिमी में भी आपस में लड़ाई होती है और 1971 में हम पूर्वी पाकिस्तान की मदद करके उसको एक नया देश बना देते हैं, बांग्लादेश, ठीक है ना। तो जो बीच में बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ भी आप बोल सकते हो, क्योंकि पहले तो उसका नाम रेड क्लिफ ही था, बट अब आज के टाइम में हम उसको इंडो बांग्ला बॉर्डर बोलते हैं, इंडो बांग्ला बॉर्डर, ठीक है ना। तो इंडो बांग्ला बॉर्डर भी बोल सकते हो, रेड क्लिफ लाइन भी बोल सकते हो। और वैसे हम रेड क्लिफ लाइन आज के टाइम में हम इंडिया और जो आज वाला पाकिस्तान है उसके बीच के हम बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसको, ऐसा कोई समस्या वाला कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो सिलिकॉन वैली आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, रूस, अमेरिका, फ्रांस और जापान। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। राइट आंसर इसका मैं आपको बताता हूँ, सिलिकॉन वैली आपको मिलेगी अमेरिका में, ठीक है ना। सिलिकॉन वैली आपको कहाँ मिलेगी? अमेरिका में मिलेगी। सिलिकॉन वैली एक तरह की ऐसी आप जगह समझो, एक तरह का ऐसा शहर समझो जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां, ठीक है ना, आईटी कंपनियां जैसे या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज होगी, मोबाइल वाली कंपनीज होगी, सारी की सारी यहीं पे आपको मिलेंगी, ठीक है ना, आईटी कंपनियां मेनली। और अमेरिका
में सिलिकॉन वैली हो गया, और भारत में ऐसा शहर है बेंगलोर, जहां पे आपको सारी की सारी जो आईटी कंपनियां हैं, टेक्निकल वाली कंपनियां, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां आपको वहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है ना। भारत की सिलिकॉन वैली, अगर आपसे पूछा जाए भारत की सिलिकॉन वैली, तो भारत की सिलिकॉन वैली क्या है? कौन सा शहर है? बेंगलोर, ठीक है ना। बेंगलोर आपने याद रखना है, भारत की सिलिकॉन वैली को, ठीक है ना। बेंगलोर कहां पे है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आपने बताना है। संविधान के ऊपर एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, और इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका 5, ठीक है ना। बड़ा सिंपल है, सभी को पता होगा, बट इससे रिलेटेड फैक्ट मैं आपको कुछ बता देता हूं। जैसे राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है? तो भारत के राष्ट्रपति आपको मिलेंगे 52 अनुच्छेद में, ठीक है ना। आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52 संविधान के 52 में, सॉरी 52वें आर्टिकल में आपको अनुच्छेद में आपको मिलेंगे राष्ट्रपति, ठीक है ना। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये आपने याद रखना है। भारत की पहली महिला, ठीक है ना, फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, आपने याद रखना है। ओके, और वर्तमान में भारत के प्रेसिडेंट कौन है? तो रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद वर्तमान में देश के राष्ट्रपति हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां कौन से अनुच्छेद में है? क्षमादान, समाधान पावर, समाधान की शक्तियां, ये आपको मिलेंगी 72 अनुच्छेद में, 72 अनुच्छेद में। सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है आपने। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट और याद रख सकते हो, राष्ट्रपति को अपनी पोस्ट से निकाला भी जा सकता है। हम राष्ट्रपति को मतलब सस्पेंड भी कर सकते हैं, या उसकी पोस्ट से बर्खास्त भी कर सकते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? महाभियोग होता है राष्ट्रपति को उसकी पोस्ट से हटाना, ठीक है। और महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग मिलेगा आपको 61 अनुच्छेद में, 61 अनुच्छेद में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो अपने राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं और याद रखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो प्रश्न फिर, दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना? अश्वेत मतलब जो गोरा नहीं है, ठीक है ना। श्वेत का मतलब होता है गोरा, अश्वेत का मतलब होता है जो गोरा नहीं है, मतलब काला राष्ट्रपति पूछ रहे हैं वो, ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है उसका राइट आंसर क्या है। काफी बार ये क्वेश्चन है, जो एसएससी जीडी का तो फेवरेट क्वेश्चन रहा है काफी टाइम तक ये आया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, नेल्सन मंडेला, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? नेल्सन मंडेला। ये अफ्रीका के, दक्षिणी अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति थे। और आपने मेरे को दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कमेंट करके बतानी है क्या है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपने कमेंट करके बतानी है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है ये आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या कोई भी नहीं, ठीक है। तो राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखो, हमारी संसद है, सभी को पता है हमारी संसद, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक है। इसके 2 सदन हैं। कितने सदन हैं इसके? 2 सदन हैं। एक हो गया राज्यसभा, एक हो गया लोकसभा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या किसी को? राज्यसभा को हम बोलते हैं उच्च सदन, ये मतलब अपर हाउस होता है, और ये होता है निम्न सदन, निम्न सदन मतलब लोअर हाउस, ठीक है। यहां तक क्लियर है। और राज्यसभा
का जो चुनाव है, राज्यसभा का जो चुनाव है, या राज्यसभा के हर एक व्यक्ति का, हर एक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा के हर एक व्यक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, एक तो पॉइंट ये याद रखना है। राज्यसभा के जो मेंबर हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, वो हर 2 साल बाद एक तिहाई सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। आप लिख सकते हो एक तिहाई मेंबर्स हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं या बदल जाते हैं। ठीक है ना, तो हर 2 साल बाद एक तिहाई मेंबर चले गए, उसकी जगह पे नए एक तिहाई सदस्य आ गए। ठीक है ना, फिर अगले 2 साल बाद एक तिहाई चले गए, नए 2 आ गए, फिर अगले 2 साल बाद एक तिहाई चले गए, नए 2 आ गए, ऐसे करते रहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हर एक जो भी व्यक्ति आ रहा है, जो भी मेंबर बन के आ रहा है, वो 6 साल के लिए आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कभी भी जो सदस्य हैं वो एक साथ रिटायर नहीं होंगे। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो राज्यसभा में 300 मेंबर है। ठीक है, मान लो बोला है मैंने, है नहीं। ठीक है ना, तो राज्यसभा में 300 मेंबर हैं और हर एक मेंबर 6 साल के लिए आता है। ठीक है ना, और इसका एक तिहाई कितना होगा, इसका एक तिहाई होगा 100। एक तिहाई कितना होगा, 100 होगा। ठीक है ना, तो 100 आ गए, मान लो 2020 में आए थे और ये जाएंगे 2026 में। ठीक है, 2020 में आए थे, 2026 में ये जाएंगे। फिर 2 साल के बाद नए 100 आए हैं, वो 2022 में आए हैं, 2028 में वो जाएंगे। और फिर 2 साल के बाद 2024 में आए हैं, वो 2030 में जाएंगे। ठीक है ना, 2030 में वो जाएंगे, 2024 में जो आए थे। फिर 100 अगले 2 साल के बाद 2026 आ गया। ठीक है ना, तो 2026 में ये वो है जो 2020 में आए थे, यानी इनके जाने का समय आ गया है, ये जाएंगे, नए 100 आएंगे, और जो आएंगे वे 2032 में जाएंगे। ठीक है ना, फिर नए 100 आएंगे 2028 में, जो 100 गए थे, यानी कि इनके जाने का समय आ गया है। ठीक है ना, तो ऐसे है भाई, इसमें हर टाइम सदस्य रहते हैं, इसलिए इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। क्लियर है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा का क्या है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, एक साथ पूरे देश में चुनाव होंगे और एक साथ ही पूरे देश से सभी सदस्य जाएंगे। ठीक है ना, तो ये भंग हो जाती है, और इसको भंग कौन करता है, लोकसभा को भंग करता है राष्ट्रपति। ठीक है ना, बाकी की डिटेल हम आपको, ठीक है ना, बाकी की डिटेल जब मैं संविधान आपको पढ़ाऊंगा तो तब आपने याद रखनी है। ठीक है ना, राष्ट्रपति इसको भंग कर देता है, बस आपने ये याद रखना है। और पॉलिटी से रिलेटेड एक पूरा का पूरा लेक्चर जिस दिन हम लाइव आएंगे तब मैं पूरा दिन पॉलिटी ही आपको करा दूंगा, और पॉलिटी के बाहर एक भी क्वेश्चन फिर नहीं आएगा। एक ही क्लास लूंगा, उसी क्लास में सारी पॉलिटी कवर हो जाएगी। उसके बाहर आर्मी के एग्जाम में गारंटी है मेरी, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आपने कमेंट करके बताना है, और वीडियो को शेयर करना है, और सबने अपने एक एक फ्रेंड से इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करवाना है, सिर्फ एक फ्रेंड से। ठीक है ना, तो थैंक यू।